આમાં Good afternoon, friends. Rather, good evening, friends. I think everybody is available over there. When this is my first lecture to your batch, so let me introduce myself. I am Harshesh Jaswani. I am practicing chartered accountant. Along with that, I am provide coaching to the CSCPT, IPCC, CS student. Also provide coaching to the MBA, International School for Business and Acumen, and college students, MBA students, business schools, and blah blah blah. And also provide coaching to the government auditor officer at Comptroller and Audit General of India. तो एक बड़ा सा लिस्ट है, बट इस लिस्ट के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, फ्रेंड. In your CPT batch, I am going to take the subject called Fundamentals of Accounting. तो हम फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग करके सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. इसमें काफी कुछ पोर्टफोलियो मुझे दिया गया है, फ्रेंड. तो 50% जैसा पोर्टफोलियो मेरे पास है, और उसमें काफी चैप्टर्स मुझे अलोकेट किए गए, जिसमें इन्वेंटरी, डेप्रिसिएशन, फिर अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग थियरी चैप्टर 1, चैप्टर 2, फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल. तो इतने चैप्टर्स, फ्रेंड, आपकी बैच में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ. तो ये चैप्टर्स जो है वो 1 by 1 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. बट बिफोर गोइंग फर्दर फॉर our subject, friend, first of all I would like to appreciate your interest at this very young age. Okay, after completing your 12th standard, mostly जो स्टूडेंट बैठे हैं वो 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके बैठे हैं. तो आपने जो डिसीजन लिया है कि यू वांटेड टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और दूसरा डिसीजन आपने लिया कि भाई वहां पे बैठे बैठे आप लोग अहमदाबाद की कोचिंग, एक्सपर्ट कोचिंग जो है हमारी, वो आप लेना चाहते हो. तो आपने ये जो डिसीजन लिया है उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया है दैट इज योर लाइफ्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन. क्योंकि यहाँ पे इसी डिसीजन के बेस पे आपका करियर सेट होने वाला है, आपकी लाइफ सेट होने वाली है, फ्रेंड. और आपने जो ड्रीम किया है, फ्रेंड, सीए, दिस इज वन ऑफ द not only the toughest course of India, not only the toughest course of Asia, but it is one of the toughest course of the world. तो इसको वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स माना जाता है, बट फिर भी आपने इसको सिलेक्ट किया, तो उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं. आपने डिसाइड किया है, हमारा साथ लिया है, तो जरूर हम कोई ना मीन्स हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे. फ्रेंड, अभी कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि हरियन ज्वाइन कर दिया तो सीपीटी हो ही जाएगा, ये ज्वाइन कर लिया तो सीपीटी हो जाएगा. तो एक चीज याद रखो, फ्रेंड, कि हम लोग हमारी तरफ से फुल 100% हम यहाँ पे देंगे आपको, कि हम लोग जितना भी नॉलेज जरूरी है सीपीटी लेवल की, ये जो फॉर्मेट में जरूरी है उस तरीके से हम आपको नॉलेज भी डिलीवर करेंगे. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताएंगे कि इस तरीके से प्रिपरेशन करना है. बट जितना हम 100% दे रहे हैं उतना ही 100% आपको देना है. अगर जस्ट आपने ऐसे ही ज्वाइन कर लेगा हो जाएगा सीपीटी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं, ऐसा नहीं. मेहनत करनी पड़ेगी. विदाउट मेहनत कोई फल मिलने वाला
नहीं है। और मेहनत में ऐसा नहीं है कि हार्डवर्क करना है, रात दिन पढ़ते रहना है। नो नो फ्रेंड, अपने को स्मार्ट बनना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क के साथ यहाँ पे पास होना है। मेहनत तो सब करते हैं, बट स्मार्टली मेहनत करके पास होने वाले बच्चे कुछ और होते हैं। तो हमको स्मार्टली यहाँ पे मेहनत करनी है। और ये स्मार्ट मेहनत के पीछे क्या है, तो कि फ्रेंड हम लोगों की तरह 2000-3000 MCQ सॉल्व नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तो कि एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा, लॉजिक क्लियर होगा, तो कोई भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू क्लियर इन योर माइंड, कि आपके माइंड में डाल दो कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं वो अकाउंट्स है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है या QA है। चारों के चारों सब्जेक्ट में जितने भी कंसेप्ट में पढ़ रहा हूं फ्रेंड, उन चारों के केस में फ्रेंड वहां पे क्या होना चाहिए, तो कि इन चारों के केस में वहां पे मेरा कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर मेरा लॉजिक क्लियर, मेरा कंसेप्ट क्लियर, तो मेरा सीपीटी भी क्लियर होगा, कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन दे, वो मॉडल टेस्ट पेपर का हो, मॉड्यूल का हो, अरिहंत की स्पाइरल का हो या किसी रेफरेंस बुक में से फ्रेंड आप इजीली क्लियर कर सकते हो। तो फंडामेंटल्स क्लियर करो, बेसिक क्लियर करो। और देखो आपके सब्जेक्ट का नाम भी क्या दिया, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट मीन्स बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपका बेसिक क्लियर है, वो बोलते हैं ना कि पायो मीन्स बेस क्लियर है, तो उसका पूरा बिल्डिंग भी अच्छे से फटाफट बनने वाला है। तो बेस डिसाइड करो, अपना बेसिक क्लियर करो, ऑटोमेटिकली आईपीसीसी फाइनल तो क्लियर होने ही वाला है। तो फ्रेंड एट दिस लेवल वी विल ऑलवेज ट्राई टू क्लियर अवर बेसिक प्रिंसिपल, कि आज तक हमको जो 11th-12th में पढ़ाया है, हमने पढ़ लिया, एग्जाम ओरिएंटेड, 90 अप लाने थे, 80 अप लाने थे, 70 अप लाने थे, उसी तरीके से रट्टा मरवा के ये करो वो करो, पढ़ा दिया है, पढ़ लिया हम लोगों ने, कोई बात नहीं फ्रेंड। बट अभी तक जो पढ़ा है फ्रेंड, उसको अभी अच्छे से लर्न करना है, सीखना है और उसको डेप्थ में जाना है। रूल पढ़ा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट आज तक क्वेश्चन किसी ने पूछा, व्हाई डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाई क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उल्टा क्यों नहीं है? तो क्या हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है, हर एक चीज के पीछे एक प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल के बेस पे ये रूल्स बने हैं। ऐसे रूल नहीं बना है फ्रेंड। ओके, तो ये सब फंडामेंटल्स क्लियर करने के ये रूल बना, तो लॉजिक क्या है, ये प्रिंसिपल है, तो उसके पीछे क्या कैलकुलेशन हुआ है और उसके बेस पे ये रूल बना है। तो हर एक लॉजिक के बीच के लिए अपने को डेप्थ में जाना है, हर एक रूल के लिए डेप्थ में जाना है, और वो प्रिंसिपल एक बार माइंड में सेट हो गया ना, फिर उसका कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, इसका यही होना चाहिए। आप कोई भी बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर तो यही रहेगा। कोई भी लैंग्वेज में लिखा हो, आंसर तो यही रहेगा। तो वो हमको क्लैरिटी यहाँ पे लेनी है, और वो क्लैरिटी रहेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स फ्रेंड। तो फ्रेंड काफी बच्चे आपके सेंटर से पास हो चुके हैं, काफी लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमारी जो दोस्ती रही है फ्रेंड, हम लोग का जो बॉन्डिंग रहता है फ्रेंड, भले आप वहां पे हो तो हम लोग शायद सामने सामने पता नहीं कभी भी मिलते या नहीं मिलते, बट जो दिल से दिल का कनेक्शन हो जाता है ना, बस वही करना है। आपको ऐसा फील करना है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, और मैं यहाँ पे ऐसा फील करूंगा कि आप मेरे सामने बैठे हो, और उसी की तरह हम पढ़ेंगे जैसे लाइव क्लासरूम होता है। हमको फील ही नहीं होना चाहिए, हम लोग एक दूसरे के अंदर ऐसा, हम लोगों को पढ़ाई में इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे कि हम लोगों को लगेगा कि लाइव क्लासरूम चल रहा है फ्रेंड। इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। जो मुझे टॉपिक दिए गए उसमें बेसिक अकाउंटिंग थियरी चैप्टर 1 भी है, बेसिक अकाउंटिंग थियरी चैप्टर 2 भी है, बट हम शुरुआत उससे नहीं करेंगे। क्यों? सबको आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम। फटाफट ये तीनों रूल बोलोगे, सब एंट्री पास करोगे, तो ये सब कुछ आता है। तो इनिशियली थोड़ा बोरिंग लगता है कि सर ये तो क्या 12th में भी ये करा रहे हो, सीपीटी में भी ये करा है। सीपीटी में कुछ सीपीटी जैसा पढ़ाओ, कुछ नया टॉपिक पढ़ाओ, ऐसा ही कुछ करते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड यहाँ पे कुछ नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक का नाम है इन्वेंटरी। तो थोड़ा मजा आए और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आज जो चैप्टर स्टार्ट करें उसका नाम है इन्वेंटरी। फ्रेंड ये इन्वेंटरी जो है, इन्वेंटरी, तो फ्रेंड आप लोग बताओ कि ये इन्वेंटरी क्या होता है? व्हाट इज इन्वेंटरी फ्रेंड? व्हाट इज इन्वेंटरी फ्रेंड? ओके, आप लोगों के पास वहां पे चैट में आप मैसेज भेज सकते हो, जो भी मैं पूछता हूं फ्रेंड। तो एक चीज याद रखिए कि यहां से मैं आपको जो पूछूंगा आपको वहां से आंसर करना है। सो जितना आप यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ना, जितना आंसर दोगे ना फ्रेंड, आपके माइंड से जितना आंसर बाहर आएगा आपके लिए अच्छा है, आपका माइंड ओपन होता जाएगा, आप नेक्स्ट लेवल का सोचने लगोगे। तो ट्राई टू गिव मोर एंड मोर आंसर। भले आपका आंसर यहाँ पे ना भी चलो, बट वहां पे तो बोलना ही है कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए। तो ये इन्वेंटरी क्या होता है? व्हाट इज इन्वेंटरी? क्योंकि एक आंसर आया, कहां से आया?
तो कि एक आंसर आया स्टॉक। तो फ्रेंड वहां पे आंसर आया स्टॉक। वेरी गुड महसाना, महसाना से आंसर आया स्टॉक। वेरी गुड। ओके, तो फ्रेंड इन्वेंटरी का मतलब है स्टॉक। अभी मैं किसी पूछूंगा व्हाट इज स्टॉक, तो क्या सब लोग हैंड रेज करें, यस सर हम सब जानते हैं स्टॉक क्या है। तो क्या स्टॉक क्या होता है, तो क्या एक ओपनिंग स्टॉक होता है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक होता है, यस और नो। तो क्या यस सर एक ओपनिंग स्टॉक होता है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो फ्रेंड स्टॉक में दो कैटेगरी के स्टॉक होते हैं। अगर हम बात करें तो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों प्रेजेंट किए जाते हैं एक ट्रेडिंग अकाउंट में एंड दूसरा कहां पे, क्योंकि दूसरा हम उसको प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में। तो ये जो स्टॉक है दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड करते हैं और दूसरा कहां पे इंक्लूड करते हैं, बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हैं। और फ्रेंड यहां पे इस चैप्टर में जो हम स्टॉक की बात करने वाले हैं वो कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। तो क्यों फ्रेंड यहां पे हम जो स्टॉक की बात करने वाले हैं वो है ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा क्यों, क्योंकि इस चैप्टर का एक्चुअल नेम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो जब हम स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करते हैं तो कौन से स्टॉक का वैल्यूएशन करवाना जरूरी है, तो क्या आंसर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके बुक्स में या आपके गोडाउन में जितना स्टॉक पड़ा है उसका वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है और जो स्टॉक वहां पे पड़ा है उसका वैल्यू फाइंड करना भी बहुत जरूरी है और वो जो वैल्यू आया वो आपको बुक्स में इनकॉर्पोरेट करना है। एक बार वो वैल्यू आपने बुक्स में इनकॉर्पोरेट किया तो वो आज का क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, और आज का क्लोजिंग स्टॉक कल के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो फ्रेंड आज का क्लोजिंग स्टॉक कल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो एक बार हमने क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू फाइंड किया तो वो ही बन जाता है ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो जब इस चैप्टर में हम कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड तो याद रखना कि स्टैंडर्ड एजम्पशन क्या आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड एजम्पशन आना चाहिए कि इट इज रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द कंपनी। तो हम क्लोजिंग स्टॉक की ऑलवेज डिस्कशन वहां पे करेंगे। ओके, तो फ्रेंड यहां पे स्टॉक की जब बात करते हैं हम बैलेंस शीट की पहले बात करते हैं। बैलेंस शीट में ये स्टॉक हम कहां पे दिखाते हैं, इज इट पार्ट ऑफ योर फिक्स असेट और करंट असेट, कहां पे आएगा ये करंट असेट में दिखाएंगे या फिक्स्ड असेट में दिखाएंगे। तो तुरंत आप बोलोगे सर ये कहां पे आना चाहिए, तो क्या करंट असेट में आना चाहिए, फिक्स्ड असेट में नहीं। तो मेरा क्वेश्चन आप सबके लिए, वाई इट इज पार्ट ऑफ द करंट असेट, क्यों ये करंट असेट में आना चाहिए, वाई इट इज पार्ट ऑफ द करंट असेट, क्यों ये करंट असेट में आना चाहिए, बताओ फ्रेंड्स। तो तुरंत आपका आंसर आएगा माइंड में, क्या, क्योंकि सर इट इज डे बाय डे चेंजिंग, मीन्स इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, ये बदलता रहता है, वैल्यू बदलती रहती है इसकी, इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, यस और नो। तो यस डे टू डे बेस पे ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दूसरा कोई रीजन फ्रेंड, आवाज आ रहा है वहां पे, एवरीबॉडी गॉट माई वॉइस, ओके ओके फ्रेंड। तो वाई इट इज पार्ट ऑफ द करंट असेट, तो आप बोलोगे सर इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, ये ऑलवेज बदलता रहता है, इसलिए उसको कहां पे दिखाना चाहिए, क्योंकि ये करंट असेट में दिखाना चाहिए, यस और नो। क्योंकि ऐसा तो आपके माइंड में ऐसा चल रहा है बट ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, ध्यान दो फ्रेंड कि आज तक आपको जो पढ़ाया गया है छोटी छोटी कंपनी या तो छोटे छोटे बुक्स में जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे उसके बारे में पढ़ाया गया। जब हम बात करते हैं बिग कॉर्पोरेट्स लाइक रिलायंस, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है और पूरे इंडिया में क्या, इंडिया के बाहर भी उसका बिजनेस है। सपोज इस कंपनी के 1000 आउटलेट है, 1000 आउटलेट। जब ये 1000 आउटलेट की बात करते हैं तो उस कंपनी का जब बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें फिक्स एसेट भी आता है, करंट एसेट भी आता है। इतनी बड़ी कंपनी है, क्या हर कोई दिन वो कोई ना कोई फिक्स एसेट परचेज नहीं करते होंगे, तो क्या ऑब्वियसली करते होंगे, कोई ना कोई फिक्स एसेट तो वो कुछ ना कुछ तो वहां पे परचेज करते ही होंगे। तो क्या उनका फिक्स एसेट एवरीडे फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, कोई ना कोई एसेट पुराना हो गया तो उसको निकाल दिया, नया एसेट लाया, तो हर एक सेंटर पे कुछ ना कुछ फिक्स एसेट आता है। तो 1000 में से कोई भी एक सेंटर पे नया है तो कंपनी का बैलेंस शीट जो बनता है, सेंट्रलाइज बैलेंस शीट बनता है, उसमें फिक्स एसेट चेंज हुआ कि नहीं, एवरीडे बेस पे, यस इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग एवरीडे, यस। तो क्या वो फिक्स एसेट को करंट एसेट में ले लेंगे, क्या नहीं।
तो जो हमारे माइंड में चल रहा है कि इट्स ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग, इस रीजन की वजह से उसको करंट एसेट में रखना चाहिए, देन वो आपके माइंड से निकाल दो। तो फ्रेंड ये स्टॉक करंट एसेट में क्यों आएगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो उसके लिए ध्यान दो यहां पे कि उसके लिए यहां पे ध्यान दो। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज मैंने एक कार परचेज की फ्रेंड, सपोज आई हैव परचेज वन कार, टेल मी इट इज फिक्स एसेट फॉर मी और करंट एसेट फॉर मी। Suppose I have purchased one car, it is fixed asset for me or current asset for me? मोस्टली सबका आंसर है क्या, तो कि सर फिक्स एसेट, यस और नो, तो कि यस सब लोगों ने आंसर दिया फिक्स एसेट। बट और आपने जो आंसर दिया एकदम सही, बट मैं बोलता हूं कि मेरी कंपनी का नाम क्या है, तो कि मेरी कंपनी का नाम है जेपिंग मोटर्स। तो फ्रेंड अगर मेरी कंपनी का नाम जेपिंग मोटर्स है, देन व्हाट इज इट, कार is this car is part of the fixed asset or current asset? Tell me. बोलो फ्रेंड। तो तुरंत सबका आंसर चेंज हो गया कि सर अभी तो ये करंट एसेट में आएगा। क्वेश्चन है एक वाई सो, एक सेकंड पहले 2 सेकंड पहले आप बोल रहे थे सर ये फिक्स एसेट में आएगा, अभी आप बोल रहे हो करंट एसेट में आएगा, ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो क्या आंसर है नेचर ऑफ बिजनेस। फ्रेंड यहां पे जब मेरा बिजनेस जेपिंग मोटर्स है, तो ये कार मैंने क्यों परचेज किया है, तो कि इट इज परचेस्ड फॉर रीसेल पर्पस। वर्ड क्या है, इट इज परचेस्ड फॉर रीसेल पर्पस। तो गवर्नमेंट ने यहां पे बोला कि वेन एवर यू हैव परचेज एनी एसेट, स्टॉक भी आपका एसेट है, कोई फिक्स एसेट परचेज करते हो तो वो भी आपका एसेट है, तो दोनों साइड ये आपका एसेट ही है। बट वेन यू हैव परचेज एनी एसेट फॉर रीसेल पर्पस, देन इट इज पार्ट ऑफ योर करंट एसेट। क्यों, तो कि करंटली ये आपकी प्रॉपर्टी है, आज आपने ये परचेज किया है तो आज ये आपकी प्रॉपर्टी है, बट टुमारो जब ये सेल हो जाएगा तो ये किसी और की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो फ्रेंड करंटली यू आर द ओनर ऑफ दिस गुड्स, बट टुमारो यू मे नॉट बी द ओनर ऑफ दिस गुड्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन फ्रेंड दिस इज पार्ट ऑफ योर करंट एसेट। एंड व्हाट इज फिक्स एसेट, तो इट इज नॉट परचेज फॉर रीसेल पर्पज, इसको परमानेंट यूज के लिए, लॉन्ग पीरियड यूज के लिए परचेज किया है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वन टाइप ऑफ योर परमानेंट एसेट, इट इज वन टाइप ऑफ योर फिक्स एसेट। ओके फ्रेंड, तो ये कार जब जेपिंग मोटर्स में है तो करंट एसेट का पार्ट है, बट जब वो जेपिंग मोटर्स का नहीं है तो वो किसका पार्ट है, फिक्स एसेट का पार्ट है। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि व्हेन आई हैव परचेज एनी एसेट for resale purpose, then it is part of my current asset, or otherwise it is part of my fixed asset. Okay friend, एक मिनट फ्रेंड। तो फ्रेंड ये बात कर दी हमने करंट एसेट एंड फिक्स एसेट की। अभी फ्रेंड देखो कि ये मेरा बिजनेस है, कार का बिजनेस है। अभी मैं अपने पापा के बिजनेस की बात करूं कि मेरे पापा का बिजनेस जो है उनका नाम है जेपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, और ये जो जेपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है फ्रेंड, इसमें सपोज वो एलसीडी परचेज करते हैं, तो उनके लिए एलसीडी क्या है, तो कि उनके लिए एलसीडी करंट एसेट है। मेरे लिए क्या करंट एसेट है, कार। सपोज मेरे पापा कार परचेज करते हैं तो उनके लिए क्या हो गया, तो क्या कार उन्होंने परमानेंट पर्पस के लिए परचेज किया है, उन्होंने रीसेल के लिए नहीं। क्यों, तो कि अपने को बिजनेस से पता चल जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बिजनेस चल रहा है, दैट मींस एलसीडी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ये सब चीजों का बिजनेस होगा, दैट्स व्हाई इट इज पार्ट ऑफ देयर करंट एसेट। बट ये क्या है, तो कि रीसेल पर्पस के लिए नहीं लिया होगा, पर्सनल यूज के लिए है, तो ऑफिस यूज के लिए लिया होगा, दैट्स व्हाई इट इज पार्ट ऑफ देयर फिक्स एसेट। बट दूसरी साइड जब हम जेपिंग मोटर्स की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ जेपिंग मोटर्स, ध्यान दो फ्रेंड यहाँ पे, इन केस ऑफ जेपिंग मोटर्स कार क्या हुआ, तो कि कार यहां पे हुआ करंट एसेट, बट सपोज मैंने एलसीडी परचेज किया तो मेरे लिए एलसीडी क्या होगा, तो क्या फिक्स एसेट, क्योंकि मैंने बिजनेस में कोई ना कोई परमानेंट यूज के लिए उसको परचेज किया होगा, इसलिए मेरे लिए ये क्या है, तो कि फिक्स एसेट है, बट ये मेरे लिए क्या है, तो कि करंट एसेट है। समझ में आया तक, क्लियर एवरीबॉडी। अभी सपोज मैं परचेज करता हूं 50 एलसीडी, 50 एलसीडी परचेज किए मैंने फ्रेंड,
50 एलसीडी परचेज की, टेल मी इज इट करंट असेट और फिक्स असेट फॉर मी? टेल मी इट इज करंट असेट और फिक्स असेट फॉर मी? चलो एक आंसर आया, महसाणा से आंसर आया करंट असेट, अमरेली से आंसर आया करंट असेट, फिर बताओ, बोलो करंट असेट और फिक्स असेट फॉर मी, दो जगह से आंसर आया करंट असेट, वेरी गुड। क्यों करंट असेट फ्रेंड? 50 एलसीडी है इसलिए, जैसा नो, तो क्या हमको लगता है कि सब बल्क में परचेज किया तो क्यों लिया होगा? सेल करने के लिए लिया होगा ना, तो क्या ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड। मेरा मेन बिजनेस किसका है? कार का, कार का बिजनेस अच्छे से नहीं चलता, एलसीडी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है ना, ऐसा नहीं है फ्रेंड। यहां पे देखो कि जब भी जो मेन नेचर ऑफ बिजनेस वाला असेट नहीं दिया अपने को, तो ऑलवेज अज्यूम दैट एज एन फिक्स असेट। क्यों? तो कि जैसे कि मेरी कंपनी का आउटलेट है चेपिंग मोटर्स का, तो आपने देखा होगा कि मोटर्स के जो शोरूम होते हैं, व्हीकल्स के जो शोरूम होते हैं, क्या पूरे शोरूम में एक ही एलसीडी लगा हुआ? तो क्या नहीं, एक शोरूम में एक से ज्यादा एलसीडी लगाए। तो मैंने क्या सोचा कि मेरी कंपनी के 10 आउटलेट है गुजरात में, अलग अलग जगह पे, कि हिम्मतनगर में है, राजकोट में है, सूरत है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, तो ऐसे 10 आउटलेट पूरे अहमदाबाद इंडिया गुजरात में है। और ये 10 आउटलेट जो पूरे गुजरात में है, वो 10 आउटलेट्स जो है फ्रेंड, उस 10 आउटलेट्स में मैं सोच रहा हूं कि हर एक जगह पे 5-5 एलसीडी लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता? यस। तो क्या मैं उसको बल्क में परचेस कर सकता हूं? यस। तो क्या बल्क में परचेस करूंगा तो मुझे प्राइस का बेनिफिट होगा। तो मैंने सोचा 50 एलसीडी एक साथ परचेस करता हूं, एंड इट इज गोइंग टू बी यूज फॉर परमानेंट पर्पस। तो इज इट फिक्स असेट और करंट असेट? तो क्या फिक्स असेट, इट इज पार्ट ऑफ योर फिक्स असेट। तो याद रखो कि जो आपका मेन बिजनेस है, इसके अलावा दूसरी कोई चीज परचेस करते हो, तो याद रखो कि दैट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ योर फिक्स असेट। तो याद रखना कि वेन एवर यू हैव परचेज एनी असेट फॉर रीसेल पर्पज, then and then it is part of your business। और उसके पीछे उन्होंने वर्ड अटैच कर दिया है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दिस इज नॉट माई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बल्क में लिया तो दिस इज नॉट माई ऑर्डिनरी बिजनेस के इसको लेके मैं सेल करूंगा। ओके, तो याद रखना कि वेन एवर यू हैव परचेज एनी असेट फॉर रीसेल पर्पज इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रूटीन बिजनेस में मैं परचेज करता हूं, then and then it is part of my asset, then and then it is part of my इन ऑर्डिनरी, तो देन एंड देन इट इज पार्ट ऑफ माय करंट असेट, तो ही वो आपकी करंट असेट में आएगा। फॉर एग्जांपल दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि कार का एग्जांपल है। मेरे पापा के एक पास ही कार है। अभी मेरी छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं फ्रेंड। जैसे कि 5 साल पहले की बात है, जब मैं सीए बना, तो फ्रेंड 17 जनवरी 2009 की बात है। तो 17 जनवरी 2009 को फ्रेंड मेरा रिजल्ट आया, और जिस दिन रिजल्ट आया, हम लोग क्या था कि जब हम 5 साल में ही, आप देखोगे टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई। उस टाइम पे हमारे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास मोबाइल नहीं था, और ये जो रिजल्ट था हमको साइबर कैफे में जाके देखना पड़ता था। तो साइबर कैफे का इतना मार्केट में वर्चस्व था, बड़ी मोबाइल में जो इंटरनेट आया, विद इन 5 years पूरा लाइफ स्पान चेंज कर दिया। तो हमको रिजल्ट देखने साइबर कैफे में जाना पड़ा। तो मैं अपना रिजल्ट साइबर कैफे में देखने गया था, सीए का रिजल्ट। अभी ये सीए जो है ना, मैंने जबरदस्ती ज्वाइन किया, मुझे एक्चुअली सीए नहीं करना। आप लोग तो बहुत अच्छे हो कि आपने खुद अपनी मर्जी के हिसाब से ज्वाइन किया होगा। मेरे टाइम पे मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, मेरे पेरेंट्स ने जबरदस्ती ज्वाइन करवाया था, मेरे पापा ने, क्योंकि उनकी इच्छा थी, उनका ड्रीम था कि मेरा एक बेटा अगर जो पढ़ाई कर सके ऐसा है, तो वो सीए बने या तो कोई प्रोफेशनल डिग्री वो ले। बट मेरा पहले से बिजनेस माइंड था। मेरे पापा, मेरे चाचा, मीन्स मेरा पूरा फैमिली, चाचा चाची बुआ, ये वो लोग, सब लोग क्या है, बिजनेसमैन है, सब लोग बिजनेसमैन है। तो मेरा माइंड भी बिजनेस माइंड था। तो मैंने पहले से सोच के रखा है कि पापा के 3 शोरूम है, तो 3 इलेक्ट्रॉनिक के, हमारे ये जो शोरूम की बात की ना, रियली में 3 शोरूम है हमारे अहमदाबाद में। तो मैंने क्या सोचा, एक मैं रख लूंगा, एक पापा रख लेंगे, और एक मेरा छोटा भाई है। हम तीनों, 3 शोरूम है, 3 लोग है, तीनों लोग एक रख लेंगे, बात खत्म हो गई, कोई टेंशन है ही नहीं, फ्यूचर का कोई टेंशन है ही नहीं अपने को। तो ऐसा सोच के हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी बिजनेस करूंगा। तो जैसे ही मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ, मैंने पापा को बोला, पापा मैं ये शोरूम ज्वाइन कर दो। मुझे मना कर दिया कि भाई नहीं, तुझे तो कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, आगे कोई प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी, और कंपलसरी मुझे जबरदस्ती सीए करवाया। और फ्रेंड वहां पे जबरदस्ती सीए करवाया, और नसीब इतने अच्छे कि गलती से मैं सीए भी बन गया फ्रेंड। तो ये सीए में काफी मेहनत की, रात दिन मेहनत करके मैं सीए बन गया। अभी देखो कि मेरी फैमिली में जब मैं बीकॉम बना था ना, तो मैं फर्स्ट ग्रेजुएट था, पूरी फैमिली का ग्रेजुएट। तो मेरे पापा जिस दिन बीकॉम बना था बहुत खुश थे कि
पूरे फैमिली में फर्स्ट ग्रेजुएट, क्योंकि हमारे फैमिली क्या बिजनेसमैन थे, 10th के बाद कोई बिजनेस में चढ़ा देता था, किसी को 12th के बाद चढ़ा देता था, कोई FY SY में जैसे ही शादी हो गई कि अच्छी लड़की मिल गई उसको पढ़ाना कम बंद कर दो, बिजनेस में अच्छे से ध्यान देने दो, तो फर्स्ट ग्रेजुएट में था। उस दिन भी बहुत खुश थे। सोचो कि जिस दिन मैं CA बनाऊंगा कितने खुश होंगे, क्योंकि यू कैन नॉट बिलीव के कितने खुश थे। आपको एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया साइबर कैफे में, वो रिजल्ट देख रहा हूं और जैसे रिजल्ट ओपन हुआ फ्रेंड, बोथ ग्रुप क्लियर, जोर से साइबर कैफे में मैं चिल्लाया कि आई एम चार्टर्ड। तुरंत वहीं से कॉल किया घर पे कि पापा मैं CA बन गया। दोनों ग्रुप मेरे क्लियर हो गए और दोनों ग्रुप मेरे वहां पे जैसे ही क्लियर हो गए मैंने तुरंत पापा को कॉल किया, मैं आ रहा हूं 10-15 मिनट में घर में। तो प्रिंट आउट लेके मैं घर पे जा रहा था। देखो ये 10-15 मिनट का टाइम वहां पे साइबर कैफे से घर पे जा रहा हूं तब तक। तो ये लोग मेरे पेरेंट्स इतने खुश थे, मेरे फैमिली मेंबर जितने भी फैमिली में थे ना, सबको कॉल कर दिया कि मेरा बेटा CA हो गया, मेरा बेटा CA हो गया। मेरा मीन्स जितना अपने को प्राउड फील नहीं होता ना, उतना उससे बहुत गुना ज्यादा अपने पेरेंट्स को प्राउड फील होता है। और जैसे अभी तो मैं घर पे पहुंचता हूं तब तक मेरे चाचा चाची नजदीक में रहते थे, वो भी घर पे आ गए और मैं वहां पे मैं गया, उनकी आंखों में, मुझे देख के आंखों में आंसू आ गए, मम्मी की आंखों में भी आंसू, उनको मैंने प्रणाम किया तो मेरी आंखों में भी आंसू, सबकी आंखों में आंसू, मीन्स खुशी के आंसू कि फ्रेंड मैं CA बन गया। और मेरे पापा ने बोला कि आज तूने जो खुशी दी है मुझे, तूने मेरा ड्रीम फुलफिल किया है, तुझे आज के बाद मीन्स तुझे आज तू मांगेगा वो मिलेगा, मीन्स आज तूने ऐसा काम किया है कि आज तू मांगेगा वो मिलेगा। तो मैंने सोचा कि स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तू जो मांगेगा, मांग तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। तो मैंने बोला पापा रियली मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा? बोला हाँ बोल तेरे को क्या चाहिए? तो मैंने बोला पापा देखो मैं CA बन गया हूं और CA बनने के बाद मैं जॉब नहीं करना चाहता, मुझे क्या करना है तो क्या प्रैक्टिस करना है, और अच्छी सी अगर प्रैक्टिस करनी है, अच्छी कंपनियों के काम लेने, तो मुझे अच्छी कंपनी में जाना पड़ेगा, वहां पे ऑडिट करना पड़ेगा। अगर वो कंपनी में ऑडिट करने जाऊंगा एज एन CA तो ये बाइक लेके जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। तो मेरे पापा ने बोला पुराना बाइक हो गया तो कोई बात नहीं, नया बाइक ले लेते। मैंने बोला पापा बाइक लेके जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। तो पेन ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम, सब कुछ आवाज आ रहा है बराबर वहां पे ओके। तो मैंने मेरे पापा को बोला पापा बाइक लेके जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने बोला कि तेरा कहने का मतलब क्या है? तो पापा CA बन गया हूं और CA की एक रेपुटेशन होती है, अगर मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक अच्छी सी कार मिल जाती है ना तो बहुत अच्छा है, छोटी सी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए, I-10 की कैटेगरी की कार होगी तो भी चलेगा। तो मुझे लगा कि मिलेगा नहीं, बट मेरे पापा ने बोला कि जो भी तेरे को चाहिए तेरे को मिलेगा। तुरंत चेकबुक निकाला, साइन किया, ब्लैंक चेक मेरे को दिया, बोला कि ले ये ब्लैंक चेक, कल जाके तेरी कार बुक करवा लेना। आई वाज शॉक्ड, क्या बात कर रहे हो पापा, आपने मुझे ब्लैंक चेक दे दिया? बट मैंने तो ऐसे ही सोचा था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था पापा को। तो मैंने पापा को बोला नहीं पापा ये चेक आप वापस रखो। मेरा जो छोटा भाई था ना वो पढ़ाई में ठीक नहीं था और 5 साल से मेरे पापा के साथ ज्वाइन हो गया था और मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो मैंने पापा को बोला पापा छोटे ने 5 साल बिजनेस में मेहनत की है, ये उसकी मेहनत का पैसा है, मुझे नहीं चाहिए। अगर कार दिलानी है, आप बहुत खुश हो ना, तो छोटे को कार दिलाओ, ये चेक उसको दे दो मेरे बिहाफ में। जैसे ये बोला ना फ्रेंड, तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं बेटा तूने ये बोल दिया वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये चेक तू रख और ये दूसरा चेक उसके लिए, ये भी तू रख, जो कार तेरी बुक करवा रहे उसकी भी वैसी कार बुक करवाना, जस्ट कलर जो भी तुमको पसंद है वो कर लेना। तो क्या बात है पापा, तो रियली में बहुत खुश है, क्या बात है। तो फ्रेंड देखो ये अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड फील होता है अपने लिए। बट क्वेश्चन ये है कि 2 कार सपोज हमने परचेज की, तो मेरे पापा का बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, उन्होंने 2 कार परचेज की, तो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, कार उनके लिए क्या है, तो कि कार उनके लिए क्या है, फिक्स असेट है। बट क्या हुआ तो कि 2 कार जो हमने परचेज की, 2 कार्स जो परचेज की फ्रेंड, वो कार परचेज करने के बाद 6 महीने हम कार चला रहे थे और 6 मंथ में उस कार में कुछ प्रॉब्लम आया। तो मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने हमने कार कंपनी को दी और बोला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप चेक करो। तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने फाइनली बोला कि इन दोनों कार की इंजन में कुछ डिफेक्ट है, ये कार का इंजन रिप्लेस करना पड़ेगा। मैंने बोला भाई विद इन 6 मंथ कार का इंजन रिप्लेस करना है, आप ऐसा करो कार वापस ले जाओ, हमको कार नहीं चाहिए, हमको दूसरी नई वाली कार दो। उन्होंने बोला साहब जी आपने कार लिया था उस टाइम पे बोला था वारंटी है गारंटी नहीं। वारंटी का मतलब क्या, तो कि कार का कोई भी पार्ट बिगड़ गया या डैमेज है या डिफेक्टिव है, हम चेंज करके देंगे, उसको पूरे का पूरा रिप्लेस, मींस कार को पूरी की पूरी रिप्लेस करके नहीं दे सकते। बहुत माथाकूट की, हायर लेवल तक गए बट कुछ हुआ नहीं। एंड फाइनली डिसाइडेड कि भाई जो भी इंजन चेंज करवाना है करवा लो, बाद में देखते क्या करना है। इंजन चेंज करके कार आ गई, ठीक ठाक चल रही थी, बट माइंड से ये जा नहीं रहा था कि इंजन चेंज हो गया। इंजन चेंज डिसाइड कर लिया कि दोनों कार को क्या करो,
सेल कर दो, नहीं चाहिए कार, दोनों कार को सेल कर दो और हम नई दो कार परचेज कर लेते। तो फ्रेंड ये दो कार जो कार था उसको हमने मार्केट में रीसेल कर दिया, परचेज किया था बाद में मार्केट में सेल कर दिया, रीसेल करने के बाद दूसरी दो नई कार परचेज की। अभी फ्रेंड नई कार जो परचेज की वो तो फिक्स एसेट हो गया, बट विद इन 6 मंथ ये दो कार वहां पे सेल कर दी, रीसेल कर दी। इज इट पार्ट ऑफ योर करंट एसेट ऑफ फिक्स एसेट? कहां पे जाएगा ये? बोलो फ्रेंड। तो क्या फ्रेंड हमको अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये जाएगा करंट असेट में, बट एब्सोल्युटली रॉन्ग। इन्वेंटरी का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? तो क्या इन्वेंटरी का डेफिनेशन ये बोल रहा है कि व्हेनेवर यू हैव परचेज एनी असेट फॉर रीसेल पर्पस इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस देन एंड देन इट इज पार्ट ऑफ योर करंट असेट। तो फ्रेंड यहां पे ये कार परचेज की, उसको रीसेल करना पड़ा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, एक्सेप्शनल सिचुएशन क्रिएट हुई, वन ऑफ दी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि जिसमें हमको ये कार क्या करना पड़ा, सेल करना पड़ रहा है, उसको मार्केट में बेचना पड़ रहा है। तो सिचुएशन ने हमको फोर्स किया है, हमने रीसेल पर्पस के लिए उसको परचेज नहीं किया था, एंड बिकॉज ऑफ द रीजन वंस इन ए व्हाइल ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको करंट असेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे फ्रेंड। एंड इसी रीजन के साथ फ्रेंड यहां पे इसको कभी भी करंट असेट में नहीं ले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सेल ऑफ फिक्स असेट। क्या बोलेंगे? सेल ऑफ फिक्स। तो फ्रेंड ऐसी अलग अलग सिचुएशन में याद रखना कि इन्वेंटरी का डेफिनेशन क्या है, तो कि व्हेनेवर यू हैव परचेज एनी असेट फॉर रीसेल पर्पस इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस देन इट इज पार्ट ऑफ योर फिक्स असेट, सॉरी रीसेल पर्पस, देन इट इज पार्ट ऑफ योर करंट असेट, अदरवाइज इट इज पार्ट ऑफ योर फिक्स असेट। क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट? तो फ्रेंड यहां पे डस्टर नहीं आता? हिम्मतनगर सेंटर, हिम्मतनगर सेंटर, ओके हिम्मतनगर सेंटर। लास्ट एग्जांपल हमने ये लिया कि 2 कार्स मैंने परचेज की थी, 2 कार परचेज करने के बाद एक्सेप्शनल सिचुएशन वहां पे ये क्रिएट हुई कि हमको ये दोनों कार परचेज करके विद इन 6 मंथ में सेल करना पड़ा। तो सिचुएशन ने हमने फोर्स किया कि असेट सेल कर दो। तो जब परचेज किया था रीसेल पर्पस के लिए नहीं किया था, बट बाद में उसको रीसेल करना पड़ा। बट ये रीसेल जो किया दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एंड इसी रीजन के साथ वो फिक्स असेट में ही रहेगा, वो कभी करंट असेट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि करंट असेट में इन्वेंटरी का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि व्हेन यू हैव परचेज एनी असेट फॉर रीसेल पर्पस इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस then and then it is part of your inventory, it is part of your current asset, otherwise not। and इस definition के हिसाब से यहाँ पे फ्रेंड इसको फिक्स असेट में रखेंगे और ये जो एलसीडी का बिजनेस वो करे उसको करंट असेट में ले जाएंगे। बराबर? नाउ क्लियर?
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेंटरी, स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो स्टॉक जो है वो कौन सी इंडस्ट्री में देखा जाता है? तो इंडिया में दो तरीके की इंडस्ट्री है, एक गुड्स इंडस्ट्री एंड दूसरा सर्विस इंडस्ट्री। और ये गुड्स ऑलवेज कौन सी इंडस्ट्री में होता है फ्रेंड? तो सॉरी, स्टॉक कौन सी इंडस्ट्री में होता है? तो कि गुड्स इंडस्ट्री में होता है। जब गुड्स इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो उसमें दो तरीके के बिजनेस है, एक ट्रेडिंग बिजनेस है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो दो तरीके के बिजनेस होते हैं जिसमें ये स्टॉक होता है। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस से, कि जब कोई पर्सन ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है तो ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है? जैसे कि मेरे पापा की जो कंपनी है चेपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये चेपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजनेस क्या है? तो कि ये लोग सोनी कंपनी से, एलजी कंपनी से, सैमसंग कंपनी से एलसीडी या एलईडी परचेस करते हैं और कस्टमर को सेल करते हैं। तो जो गुड्स हम परचेस करेंगे एलजी कंपनी से, तो क्या वो गुड्स परचेस करके हमको उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करना होगा? तो क्या नहीं, ये फुल्ली फिनिश गुड्स आएगा, जैसा आया है पेटी पैक पे कस्टमर को सेल करना है। तो जैसा गुड्स है वैसा ही कस्टमर को सेल करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक डेमो पीस पड़ा होगा और ऐसा ही पीस कस्टमर को हमको सेल करना है। तो यहाँ पे जो गुड्स हम परचेस कर रहे हैं फ्रेंड, उसको क्या बोला जाता है? तो क्या फिनिश गुड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिनिश गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने 50 एलसीडी परचेस किए। अभी 50 एलसीडी जो परचेस किए फ्रेंड, जितना परचेस किया होगा क्या पूरे का पूरा सेल हो जाएगा अप टू 31 मार्च? तो क्या नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, पूरे का पूरा भी सेल हो सकता है या कुछ गुड्स भी सेल हो सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सपोज ये 50 में से 30 एलसीडी सेल हो गए, तो वहां पे स्टॉक कितने का रहेगा? तो कि वहां पे स्टॉक रहेगा 20 एलसीडी का। तो फ्रेंड ये जो गुड्स 20 वहां पे बचा, तो इसको क्या बोलेंगे? तो कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो स्टॉक बचा 20 एलसीडी का, इसको बोला जाएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस फ्रेंड, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ स्टॉक, दैट इज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो भी गुड्स आपके पास पड़ा है दैट इज फुल्ली फिनिश गुड्स एंड इट इज कंसिडर्ड एज एन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो इसको माना जाता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, क्या वहां पे भी जैसे कि हमने एलजी कंपनी से गुड्स परचेस किया, तो एलजी कंपनी क्या है? मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है। तो वो लोग भी हमारी तरह कहीं और से गुड्स परचेस करके हमको देते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सोनी से गुड्स परचेस किया, तो सोनी कंपनी से गुड्स परचेस किया, सोनी का लोगो निकाला, एलजी का लोगो लगा दिया और यहाँ पे सेल कर दिया। चलेगा ऐसा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं? तो कि वो लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। जैसे कि एलसीडी बनाना है तो इसकी किट में क्या आएगा? तो कि एलसीडी स्क्रीन आएगा, कैबिनेट आएगा, मदरबोर्ड आएगा, अदर बहुत सारे अलग शोल्डर के पॉइंट्स आएंगे, फिर उसकी सर्किट होती है, वो सर्किट आता है, रिमोट आता है, रिमोट की सेल आएंगे। तो ये सब अलग अलग चीजें वहां पे होती है और वो सब चीजों को बाइंड करके मींस उसको असेंबल करके वो लोग क्या करते हैं? एलसीडी बनाते। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती होगी? तो कि रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एलजी कंपनी ने 1000 एलसीडी किट का 1000 किट्स ऑफ रॉ मटेरियल वहां पे परचेस किया। जैसे वो लोग रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, उस रॉ मटेरियल को क्या करना है? तो कि उनको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू दी फिनिश गुड्स। तो ये रॉ मटेरियल जो होता है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, और ये जो फिनिश गुड्स बनेगा वो मार्केट में लोग क्या करेंगे? सेल्स करेंगे। तो जैसे ही फ्रेंड उन्होंने रॉ मटेरियल परचेस किया, तुरंत वो लोग कॉल करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या बोलेंगे? भाई हमारे पास 1000 किट है, कितना गुड्स चाहिए आपको? तो उन्होंने बोला भाई हमको 800 किट्स प्रोडक्शन के लिए भिजवा दो। तो ये लोग यहाँ से 800 किट्स निकाल देंगे और भेजेंगे किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। वहां पे 3 प्रोसेस था, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। 3 अलग अलग प्रोसेस थी। प्रोसेस 1 किया, वो कंप्लीट हो गया तो प्रोसेस 2 में जाएगा, प्रोसेस 2 कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस 3 में जाएगा, एंड प्रोसेस 3 जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर उसको माना जाएगा फुल्ली फिनिश गुड्स। जैसे प्रोसेस 3 कंप्लीट होगा, कंपनी तुरंत स्टोर्स डिपार्टमेंट को कॉल करेगी कि भाई हमारे पास इतना गुड्स कंप्लीट होके पड़ा है, क्या स्टोर्स में जगह है, भिजवाओ मैं गुड्स। तो भाई उसने पूछा कितना कंप्लीट होके पड़ा है, तो क्या 700 एलसीडी कन्वर्ट हो चुका है किट में से, तो क्या भिजवा दो, कोई बात नहीं। ये 700 एलसीडी फ्रेंड आ गया कहां पे? स्टोर्स डिपार्टमेंट में। जैसे ही 700 एलसीडी स्टोर्स डिपार्टमेंट में आया, तुरंत वो कॉल करेगा सेल्स डिपार्टमेंट को, बोलेगा भाई सेल्स डिपार्टमेंट
ये मॉडल नंबर की 700 क्वांटिटी हमारे पास है, क्या तुम्हारे पास कोई सेल्स ऑर्डर है? अगर ऑर्डर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 600 माइनस, तो 600 एलसीडी का एक ऑर्डर था और वो 600 का जैसे ही ऑर्डर था उनको यहां से डिस्पैच कर दिया, और जैसे ये डिस्पैच हो गया स्टोर्स में से, यहाँ पे फ्रेंड कितना स्टॉक बचेगा अपने पास, तो कि 100 एलसीडी का स्टॉक बचेगा, और ये जो स्टॉक बचा उसको क्या माना जाएगा, तो कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो फ्रेंड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जैसे ट्रेडिंग बिजनेस में होता है वैसे यहां पे भी होता है, बट अलॉन्ग विद दैट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहां पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी है, कितना, तो कि 200 किट्स। 1000 आया था बट यूटिलाइज कितना किया, 800 यूटिलाइज किया, तो अभी भी मेरे पास कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, तो कि 200 किट्स का रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा है। तो फ्रेंड यहां पे मेरे पास दो स्टॉक है, एक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, दूसरा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, तो दो तरीके के स्टॉक यहां पे मेरे पास अवेलेबल है। ओके, तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दो तरीके का स्टॉक हमने देखा। अभी ध्यान दो फ्रेंड, अभी यहां पे ध्यान दो कि ये जो 1000 यूनिट हमने परचेज किए थे ना, उसको थोड़ा रिकंसाइल करते हैं कि 1000 किट में से हमारा क्या हुआ, तो कि 1000 किट में से हमने 600 मार्केट में सेल कर दिया, तो 600 चला गया, तो अपने पास कितना होना चाहिए, 400। 400 में से 100 यहां पे पड़ा है, 100 यहां पे पड़ा है, तो 100 इज लाइंग एट दिस लेवल, तो ये क्या हुआ, फिनिश गुड्स है, तो 400 में से 100 चला गया, बचा कितना, 300। 300 में से 200 यहां पे पड़ा है, तो बचा कितना अभी, तो कि 100। तो ये 100 कहां गया, तो ना वो फिनिश गुड्स का पार्ट है ना वो रॉ मटेरियल का पार्ट है, तो ये 100 कहां पे, तो क्या अपरेंटली वो 100 कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, और ये 100 क्या है, तो कि ये 100 एलसीडी बना, तो कि नहीं, ये तो अभी किट्स ही है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से निकल चुका है बट फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचा है, तो इसको क्या बोलेंगे यहां पे, तो दिस इज कॉल्ड वर्क इन प्रोसेस। इसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस 1 कंप्लीट हुआ, प्रोसेस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोसेस 2 कंप्लीट हुआ है, प्रोसेस 3 नहीं कंप्लीट हुआ है, एंड इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे या वर्क इन प्रोसेस बोलेंगे। तो फ्रेंड ये क्या है, तो कि वर्क इन प्रोसेस है, वर्क इन प्रोसेस है, दिस इज नॉट फुल्ली फिनिश गुड्स, इट इज कॉल्ड सेमी फिनिश गुड्स। इसको क्या बोला जाएगा, सेमी फिनिश गुड्स। तो फ्रेंड यहां पे ये सेमी फिनिश गुड्स है, तो इसको यहां पे टेक्निकली क्या बोला जाता है, तो वर्क इन प्रोसेस बोला जाता है। तो फ्रेंड यहां पे इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक, कौन कौन से, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, while in case of trading business there is only one type of stock, that is stock of finished goods। बराबर, क्लियर यहां तक, क्लियर एवरीबॉडी? ओके, अभी फ्रेंड यहां पे देखो कि हमने हर एक के केस में स्टॉक का क्वांटिटी फाइंड कर लिया फॉर, बट इन दिस चैप्टर क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्या वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो फ्रेंड यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, तो एक फॉर्मूला आप सब लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11-12 स्टैंडर्ड में या बीकॉम लेवल में, जो भी लेवल आप पढ़ के आए हो फ्रेंड, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू whichever is less, ये एक फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो। तो क्वेश्चन में अगर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों दिया है तो whichever is less लेंगे, अगर जस्ट कॉस्ट दिया है तो मार्केट वैल्यू के बारे में सोचना नहीं है, क्यों, तो क्या मार्केट में इस गुड्स का वैल्यू ज्यादा ही होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा है तो मार्केट में ज्यादा में सेल होने वाला है तभी परचेज करेगा, बाकी परचेज क्यों करेगा। तो इस रीजन के साथ फ्रेंड यहां पे ध्यान रखना कि जब मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो कॉस्ट से ही हम कैलकुलेशन वहां पे कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा ने ये एलसीडी परचेज किया, इजी कैलकुलेशन के लिए लेते हैं कि सपोज पर एलसीडी दे हैव पेड ₹20,000, ये कितने में सेल किया वो अपने को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कस्टमर ऐसे सेल किया, किसी को 20 में सेल किया तो किसी को 21 में सेल किया, किसी को 22 में सेल किया तो किसी को 21,500 में, जैसा कस्टमर इस तरीके से हमने प्रॉफिट चार्ज किया। अभी फ्रेंड हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, तो कि 20 एलसीडी का स्टॉक यहां पे पड़ा है, इसका वैल्यूएशन करना है। तो इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो कि भाई मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल है, मार्केट वैल्यू नहीं है, तो मैं एज्यूम करूंगा कि मार्केट वैल्यू ज्यादा ही है, इसलिए कॉस्ट को कंसीडर करके इसका वैल्यूएशन करो। तो कॉस्ट कितना, पर यूनिट 20,000, तो इस तरीके से स्टॉक का वैल्यूएशन कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक का वैल्यूएशन आएगा 4 लाख। तो मेरे पास ट्रेडिंग बिजनेस में कितने रुपए का स्टॉक है,
4 लाख रुपीस का। तो जो क्वांटिटी आपके पास पड़ी है उसके साथ कॉस्ट मल्टीप्लाई करो, ऑटोमेटिकली आपको स्टॉक का वैल्यूएशन वहां पे मिल जाएगा। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया सबको? ओके अभी फ्रेंड यहाँ पे ये बात क्या हो गई, तो क्या स्टॉक की बात हो गई। अभी यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की बात हो गई। अभी रॉ मटेरियल में, जैसे कि रॉ मटेरियल में यहाँ पे पर किट एलजी कंपनी है पेड ₹10,000, तो 10,000 पर किट पे किया है, तो उनके पास 200 किट स्टॉक में है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो कि 10,000 कॉस्ट है, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ किट के साथ, तो ये कितना आएगा 20 लाख, तो ये आ गया 20 लाख रुपया, बराबर। ओके नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पे अगर यहाँ पे मुझे इसका वर्किंग प्रोसेस या तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना है तो कैसे करेंगे, तो दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। जितना सिंपल यहाँ पे है, जितना सिंपल यहाँ पे है, उतना सिंपल यहाँ पे नहीं है। क्यों, तो कि यहाँ पे रॉ मटेरियल यहां से निकल गया है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे कोई जगह पे प्रोसेस 1 कंप्लीट हुआ है, तो कोई जगह पे प्रोसेस 2 कंप्लीट हुआ है, कई जगह पे प्रोसेस 3 चल रहा है, तो यहाँ पे हर एक सिंगल यूनिट के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन से यूनिट पे कितना प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, और जितना प्रोसेस फ्रेंड वहां पे कंप्लीट हुआ है उस तरीके से स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सो फ्रेंड यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल यूनिट में चेक करेंगे किस पे कितना प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, आज तक कितना कॉस्ट इनकर किया है, और जितना कॉस्ट इनकर किया होगा इस तरीके से स्टॉक का वैल्यूएशन आएगा। और जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, फुल्ली फिनिश गुड्स का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, इसका भी वैल्यूएशन थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन फ्रेंड यहाँ पे ये ICAI हमारी इंस्टीट्यूट का नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ICAI। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई सीपीटी जो है ना वो एंट्री लेवल की एग्जाम है, इजी एग्जाम है, और ये लेवल की एग्जाम में स्टूडेंट जो है ना उसको सब कुछ इजी सिखाओ, कुछ डिफिकल्ट सिखाने की जरूरत नहीं है, और उनको इजीली पास करो। एक बार पास हो जाने दो, आईपीसीसी में आने दो, फिर उनको बता देते कि सीए की एग्जाम कैसी है। तो फ्रेंड इस रीजन के साथ उन्होंने क्या बोला कि ये दोनों कंसेप्ट अगर डिफिकल्ट है तो इट इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीपीटी एग्जाम एंड इंक्लूड एज ए पार्ट ऑफ आईपीसीसी। तो ये दोनों कंसेप्ट कहां पे आएगा, आईपीसीसी में आएगा। बट इन दोनों का ये कंसेप्ट यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, क्योंकि जब फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में पढ़ाऊंगा फ्रेंड, तो उस टाइम पे ये स्टॉक कैसा होता है उसका इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, फिर उस टाइम पे ये कंसेप्ट पूरा रिपीट करेंगे नहीं। बोलूंगा वर्किंग प्रोसेस, तो पता चल जाना चाहिए कि रॉ मटेरियल से निकल चुका है, और फिनिश गुड से पहले का जो स्टॉक होता है उसको बोला जाता है स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस। क्लियर? तो ये बात हो गई फ्रेंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। चलो फ्रेंड, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वहां पे 3 तरीके के स्टॉक है। जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो तो रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, फिर इसको वर्किंग प्रोसेस में डालेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालेंगे, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ गुड्स पड़ा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग प्रोसेस बोलेंगे, और वो कन्वर्ट होकर फिनिश गुड्स बनेगा। तो जितना गुड्स बनता है वो पूरे का पूरा सेल होगा नहीं। तो यहाँ पे 3 तरीके के स्टॉक हो गए। जो रॉ मटेरियल परचेस किया है पूरे का पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है, तो अनकंज्यूम जो है उसको रॉ मटेरियल का स्टॉक। उसके बाद वहां पे जो गुड्स वर्किंग प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में पूरे का पूरा प्रोसेस 31 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, तो जो प्रोसेस में उसको वर्किंग प्रोसेस बोलेंगे। एंड लास्ट में फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में क्या, तो कि जितना गुड्स फिनिश गुड्स बनाए वो पूरे का पूरा सेल होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए वहां पे 3 तरीके के स्टॉक होंगे, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस। ओके, अभी फ्रेंड ये जो स्टॉक होता है वो स्टॉक हम कहां पे प्रेजेंट करते हैं, तो क्या स्टॉक इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन
ट्रेडिंग अकाउंट। कहां पे प्रेजेंट करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो फ्रेंड ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बनाना आता है सबको? आप बोलोगे सर आंखें बंद करके भी बनाए ना तो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन सकता है, इतना पक्का ये ट्रेडिंग अकाउंट हमको आता है। चेक करते हैं कि रियली में ट्रेडिंग अकाउंट आपको आता है। तो फ्रेंड एक स्टैंडर्ड ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मैंने रेडी कर दिया। ओके, अभी ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला मेरा क्वेश्चन कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमको क्या डेबिट करना चाहिए? ये डेबिट साइड है तो इस साइड हमको क्या डेबिट करना चाहिए वो मुझे बताओ। चलो लिख के भेजो। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक, तो क्या बराबर है। फिर क्या आएगा? तो क्या परचेज बराबर है। परचेज में जब मुझे आप बोलोगे कि सर परचेज रिटर्न माइनस कर दो, तो ये परचेज रिटर्न माइनस कर दो, या तो फिर मैं यहां पे लिखूंगा नेट परचेज। तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ओके, उसके बाद क्या आएगा? तो कि यस डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स बहुत सारे एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस लाइक फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज, टैक्सेस, महाजन लागो, रेलवे नूर, तो ऐसे बहुत सारे मजदूरी, वेजीज, तो ये सब कुछ चीजें यहां पे आएगी। मीन्स द एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो सब के सब नाम हम यहां पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और उसके लिए एक छोटा सा वर्ड यूज किया गया है डायरेक्ट एक्सपेंस और परचेज एक्सपेंस। आज तक आप वर्ड यूज करते थे परचेज एक्सपेंस, बट अभी यहां पे सीपीटी लेवल पे हम वर्ड यूज करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड विद द परचेज ऑफ गुड्स, बिजनेस ऑफ गुड्स मीन्स डीलिंग ऑफ गुड्स, तो इट इज कंसिडर एज एन डायरेक्ट एक्सपेंस ओवर हियर। तो वो सब हमको यहां पर डेबिट करना है। उसके अलावा क्या डेबिट करना है? उसके अलावा क्या आएगा यहां पे? क्या डेबिट करेंगे बोलो? यस, एक आंसर आया ग्रॉस प्रॉफिट। तो फ्रेंड एक आंसर आया ग्रॉस प्रॉफिट भी डेबिट करो। ओके, तो क्या फ्रेंड ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट साइड लिखा जाता है बट ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट नहीं किया जाता। तो ध्यान रखना फ्रेंड कि आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में भी ऐसा होता है, क्वेश्चन कुछ और पूछा होता है और हम आंसर कुछ और लिख के आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? क्योंकि क्या डेबिट होना चाहिए? क्या ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट होता है? क्योंकि नहीं, उसको तो फाइन करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट कभी भी यहां पे डेबिट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड इसी रीजन के साथ ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां से निकाल दो। ओके, तो ये तीन एलिमेंट के अलावा फोर्थ कोई एलिमेंट डेबिट होगा नहीं। अभी क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड क्या होगा? तो क्या सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो यहां पे लिख सकते हैं नेट सेल्स, तो क्या यस। फिर गुड्स इश्यूड फॉर एनी अदर पर्पस, बट हर एक बिजनेस में नहीं होता है इसलिए यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि स्टैंडर्ड ट्रेडिंग अकाउंट है। और फिर आएगा वहां पे क्लोजिंग स्टॉक, तो हम यहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिख के फिर यहां पे क्या करते हैं? तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो इस साइड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, सामने की साइड ग्रॉस लॉस आएगा। तो इस तरीके से आज तक आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ओके, अभी इसमें कुछ अमाउंट इनकॉर्पोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 लाख, परचेज दिया हुआ है 11 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है 0, सेल्स दिया है 12 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दिया है यहां पे कितना? तो क्या क्लोजिंग स्टॉक यहां पे दिया है सपोज 3 लाख। तो फ्रेंड यहां पे बताओ मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट?
तो क्या आंसर आया 3 लाख रुपीज। कितना आंसर आया 3 लाख रुपीज। मिल गया सबको? तो क्या यस सर, फटाफट आप आंखें बंद करके भी बोलो तो भी हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये आंसर आप सबने फाइंड कर लिया, इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्यों? तो ग्रॉस प्रॉफिट आप सब लोग इजीली फाइंड कर सकते हो, इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन क्या आएगा? क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट को लगता है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पूछेंगे, बट इसकी जगह पे पूछेंगे सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज या क्लोजिंग स्टॉक, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर यहाँ पे मुझे सेल्स फाइंड करना है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, बाकी सब एलिमेंट दिए, तो क्या मैं सेल्स फाइंड कर सकता हूं? तो यस, ये बैलेंसिंग की जगह पे मैं ये बैलेंसिंग करूंगा, इजीली आंसर मिल जाएगा। इसकी जगह पे ये बैलेंसिंग करना है तो ये बैलेंसिंग करूंगा, इजीली आंसर मिल जाएगा। तो उसमें कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है, वो हम इजीली वहां पे फाइंड कर सकते हैं। बट फ्रेंड यहाँ पे आपकी जो सीपीटी की एग्जाम है, तो फर्स्ट सेशन जो है उसमें अकाउंट एंड लॉ दोनों का मिला के 100 मार्क का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन, और उसके सामने आपके पास जो टाइम है वो 2 घंटे का टाइम होगा, 2 आवर्स, दैट मीन्स 120 मिनट्स। 20 मिनट पेपर पढ़ने का निकाल दो। कितनी मिनट बची? 100 मिनट बची। 100 क्वेश्चन, 100 मिनट्स, फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव 1 मिनट। तो क्या फ्रेंड 1 मिनट के अंदर क्या ये पूरा टेबल ट्रेडिंग अकाउंट वहां पे ड्रॉ हो जाएगा? जो अमाउंट आपको बैलेंसिंग करना है वो हो जाएगा? तो कि नो, ये तो एक मिनट से ज्यादा टाइम लेगा। अगर ये 1 मिनट से ज्यादा टाइम वहां पे ले रहा है फ्रेंड, तो इट इज नॉट जस्टिफाइबल। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो कि जहां जहां पे फ्रेंड हमको हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है, इजी कैलकुलेशन अवेलेबल है, तो हम जितना भी टाइम सेव कर सकते हैं उतना हम टाइम सेव करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि ये सेल्स आपको फाइंड करना है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर है कि इस सेल की सब अमाउंट में ऐड करूं, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा। तो ये सेल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं आपको बोलूं कि ट्रेडिंग अकाउंट के बेस पे सेल्स का फॉर्मूला बनाओ, क्या आप सब लोग बना सकते हो? तो यस, आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमको क्या मिल जाएगा? तो कि हमको वहां पे मिल जाएगा सेल्स, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करो, तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? सेल्स मिल जाएगा। यस और नो? तो कि यस, आराम से। ओके, तो ये क्या हुआ फ्रेंड? सेल्स का एक फॉर्मूला हुआ जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ग्रॉस प्रॉफिट किया, तो हमको सेल्स का फॉर्मूला वहां पे मिल गया। ओके, अभी फ्रेंड ये सेल्स का फॉर्मूला किसके बेस पे? तो कि इस ट्रेडिंग अकाउंट के बेस पे बना है। ट्रेडिंग अकाउंट को रखते हैं साइड में। अभी नॉर्मल सेल्स का फॉर्मूला, एक सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, गुजराती में हिंदी में आप बोलते थे वेचाण कीमत। ओके, तो सेल प्राइस या तो वेचाण कीमत, इसका फॉर्मूला क्या था? तो कि सेल्स प्राइस का फॉर्मूला था कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्या था? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो फ्रेंड यहां पे अगर मुझे सेल्स का दूसरा फॉर्मूला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? तो कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का जगह पे वर्ड यूज करते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर कोई चीज मैंने 100 रुपीज में परचेज की है, उसके ऊपर मैं 20 रुपया प्रॉफिट चार्ज कर रहा हूं, तो सेल्स का अमाउंट कितना? तो क्या 120 रुपीज। तो इस तरीके से भी हम सेल्स फाइंड कर सकते हैं। तो सेल्स के हमारे पास 2 फॉर्मूला है। एक तो कि सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स का दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बट फ्रेंड ये जो फॉर्मूला है उसमें से अगर मुझे कॉस्ट फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाए? तो क्या? सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो क्या करेंगे? सेल्स माइनस प्रॉफिट। यस और नो? ओके, यस। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेल्स माइनस प्रॉफिट। समझ में आया ये दोनों फॉर्मूला? क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? ओके, तो फ्रेंड यहां पे ये फॉर्मूला क्लियर होगा। अभी मेरा एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि फ्रेंड यहां पे ये जो कॉस्ट मिल रहा है,
ये कौन सा कॉस्ट अपने को मिलेगा? जितना गुड्स आप सेल कर रहे हो वो कॉस्ट मिलेगा या टोटल जो गुड्स परचेज किया उसका कॉस्ट मिलेगा? ये जो कॉस्ट है दिस इज जितना गुड्स आपने सेल किया है उसका कॉस्ट मिलेगा या टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज मिलेगा? बोलो फ्रेंड, जितना गुड्स सेल किया है वो कॉस्ट या फिर टोटल गुड्स पर कॉस्ट पर गुड्स परचेज किया उसका कॉस्ट? तो फ्रेंड यहां पे दो आंसर आए। कुछ लोग बोल रहे हैं सर जितना गुड्स सेल किया है उसका कॉस्ट मिल रहा है, या कुछ लोग बोल रहे हैं सर जितना परचेज किया है उसका कॉस्ट मिल रहा है, मींस जो टोटल परचेज है उसका कॉस्ट मिल रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड यहां पे कि देखो यहां पे फ्रेंड आपका सेल्स कितना है इस एग्जांपल में, क्योंकि इस एग्जांपल में सेल्स है 12 लाख और ये 12 लाख के सेल्स के सामने प्रॉफिट कितना है, क्योंकि प्रॉफिट है 3 लाख। तो 12 लाख में से प्रॉफिट माइनस करूं 3 लाख तो कितना आंसर मिल रहा है? 9 लाख आंसर मिल रहा है। क्या फ्रेंड 9 लाख आपके परचेज के अमाउंट के साथ मैच हो रहा है? नहीं। तो यहां पे फ्रेंड क्या मिलेगा? जितना आपने गुड्स सेल किया है ना उसमें जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना वो निकल जाएगा और बाद का कॉस्ट मिल रहा है। ओके, तो इसके बेस पे ऐसा लग रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं, जितना गुड्स सेल किया है वही कॉस्ट मिल रहा है। ओके, देखो दूसरे एग्जांपल के समझाता हूं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, यहां पे ध्यान दो। यहां पे कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल मैंने 100 यूनिट परचेज किए, 100 यूनिट परचेज किए, पर यूनिट मैंने कॉस्ट पे किया 1000, तो कितने रुपए का गुड्स हुआ? तो 1 लाख रुपए का गुड्स हुआ। ओके, इस पे कंपनी ऐसा चाहती है कि हम 20% प्रॉफिट चार्ज करें, तो 20% के हिसाब से हम लोग 200 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहां पे सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 1200। सपोज ये 100 यूनिट में से मैंने 80 यूनिट सेल कर दिए, तो 80 यूनिट में सेल करूंगा तो यहां पे मेरा सेल्स का अमाउंट कितना? 96,000। तो ये मेरा सेल्स का अमाउंट हुआ। तो फ्रेंड मेरा सेल्स कितना? 96,000। इसमें से मैं अपना प्रॉफिट माइनस करता हूं। प्रॉफिट कितना? तो कि 80 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 200 रुपीज मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है वहां पे फ्रेंड? 16,000। तो ये 16,000 में अपना प्रॉफिट निकाल देता हूं, तो मुझे यहां पे वैल्यू कितना मिल रहा है? 80,000। क्या फ्रेंड ये 80,000 टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज के साथ मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट? ये जितना गुड सेल किया है उसका ही कॉस्ट है। कितनी क्वांटिटी सेल की? 80 क्वांटिटी। उसका कॉस्ट अगर 1000 के हिसाब से मैं फाइंड करूं तो कितना आएगा? 80,000। तो यहां पे फ्रेंड जितनी क्वांटिटी सेल की उसका ही कॉस्ट आपको मिल रहा है, जितना आपने परचेज किया है वो नहीं। सो याद रखो कि ये जो कॉस्ट आ रहा है वो कॉस्ट कौन सा है? तो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको यहां पे बोला जाएगा COGS। क्या बोला जाएगा? COGS। तो इट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो फ्रेंड यहां पे ये आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। क्लियर एवरीबॉडी? तो यहां पे ये हो गया COGS। समझ में आया? क्लियर एवरीबॉडी? तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है फ्रेंड, दिस इज नॉट द कॉस्ट ऑफ परचेज। क्लियर? तो फ्रेंड ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। तो अगर आपको याद हो तो सीपीटी में 12th या 11th स्टैंडर्ड में COGS का ही फॉर्मूला पढ़ा है, दूसरा कुछ और फॉर्मूला था जिसको आप गुजराती में बोलते थे वेचेल मालनी पड़तर कीमत। तो फ्रेंड यहां पे COGS का वो फॉर्मूला क्या था? क्या ये वाला फॉर्मूला था? तो कि नो सर, वहां पे तो कोई और फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? तो कि ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो फ्रेंड यहां वहां पे जो फॉर्मूला था वो क्या था? तो कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस या तो डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये फॉर्मूला के हिसाब से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करते थे। यस और नो? यस सर, यही फॉर्मूला था। तो फ्रेंड ये दो अलग अलग फॉर्मूला हो गए किसके लिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला किसके लिए हो गए? सेल्स के लिए। अभी ध्यान दो कि ये जो फॉर्मूला है पहला वाला फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, सेल्स माइनस प्रॉफिट, इसके केस में अपना कंसेप्ट क्लैरिटी आ गया कि मैं जितना गुड्स सेल करता हूं उसमें से वो प्रॉफिट निकाल दूं तो जितना गुड्स सेल किया उसका कॉस्ट मिल जाएगा। वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। बट दूसरी साइड क्या है? तो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग कर रहा हूं। मींस यहां पे मैं ना तो सेल्स कंसीडर कर रहा हूं ना प्रॉफिट कंसीडर कर रहा हूं। तो सेल्स भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, फिर भी हमको यहां पे सेम आंसर मिलेगा। दोनों फॉर्मूला में, एक फॉर्मूला में सेल्स एंड प्रॉफिट कंसीडर किया है, दूसरे फॉर्मूला में सेल्स एंड प्रॉफिट नहीं।
क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? फर्स्ट फॉर्मूला इन सेकंड फॉर्मूला दोनों का आंसर सेम आएगा? तो कि पोरबंदर सेंटर मना कर रहा है कि नहीं सर दोनों का आंसर सेम नहीं आए। चेक करते हो फ्रेंड कि ये दोनों फॉर्मूला है ना, इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सेल्स माइनस प्रॉफिट 12 लाख माइनस 3 लाख, तो नेट आंसर क्या? तो कि नेट आंसर आया 9 लाख। तो फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से आंसर क्या आया? 9 लाख आया। सेकंड फॉर्मूला करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों का टोटल कितना हुआ? 12 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना? 3 लाख। तो फ्रेंड यहाँ पे 3 लाख माइनस किया तो आंसर क्या आया? 9 लाख। तो फ्रेंड फॉर्मूला फर्स्ट हो या सेकंड, दोनों का नाम क्या है? सीओजीएस। सीओजीएस दोनों का नाम है तो आंसर भी क्या होना चाहिए? सेम। अगर नाम सेम है तो आंसर भी सेम होना चाहिए। किसी को फर्स्ट फॉर्मूला याद आता है तो किसी को सेकंड याद आएगा, और आपको जो भी फॉर्मूला याद आया आपका आंसर तो सेम ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड। तो याद रखो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर सेम आएगा। तो आप बोलोगे सर वो कैसे? हाउ इट हैपन्स? पहले में सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों है, सेकंड में सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में से एक भी नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे हो गया? तो फ्रेंड यहां पे ध्यान दो कि पहले में हम क्या करें? सेल्स अमाउंट ले रहे हैं और उसमें से प्रॉफिट निकाल, बट दूसरी साइड क्या है कि दूसरी साइड कुछ ऐसा है कि यहां पे ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या? तो कि गोडाउन में मेरे पास इतना गुड्स पड़ा था, फिर मैंने परचेज किया, तो गुड्स पड़ा था फिर परचेज किया, तो इसको बोला जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या बोला जाएगा? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। बट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल करना है तो क्या है? तो कि जितना ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट है वो वैल्यू लूंगा, जितना परचेज किया वो वैल्यू लूंगा, उसके साथ जो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ वो भी लूंगा, तो इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कि इतना गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, इसमें से कितना सेल हो गया वो पता नहीं है, कितना बाहर चला गया वो पता नहीं है, बट कितना अभी गोडाउन में पड़ा है ना वो पता है। तो कि ये जितनी टोटल वैल्यू थी उसमें से जितना मेरे पास पड़ा है, अनसोल्ड पड़ा है, वो वैल्यू में माइनस कर दूं तो जितना सोल्ड हो गया है क्या वो मिल जाएगा? तो कि यस, कि मेरे पॉकेट में 100 रुपया था, आपने मुझे 1000 रुपया दिया, तो कितना हुआ? 1100 रुपया। 1100 रुपया मेरे पॉकेट में पड़ा था, कितना मैंने खर्च कर दिया पूरा दिन में पता नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास 300 रुपया बचा। तो फ्रेंड वहां पे 100 था, 1000 आया, 1100 आया, 300 बचा है, तो मैंने एक्सपेंड कितना किया पूरे दिन में? 800 रुपया। तो फ्रेंड ऐसा ही यहां पे हुआ कि ओपनिंग था, परचेज आया, डायरेक्ट एक्सपेंस आया, इन तीनों का टोटल किया कि इतना टोटल कॉस्ट है, कितना सेल किया वो पता नहीं है, बट जितना अनसोल्ड है वो पता है, तो अनसोल्ड माइनस करो तो जितना सोल्ड है उसकी कॉस्ट वहां पे आपको मिल जाएगी। यस और नो? तो यस, तो उसी कंसेप्ट के बेस पे पूरा ये यहाँ पे थियरम बना है। अगर ये फॉर्मूला ये ट्रेडिंग अकाउंट के बेस पे भी डिस्कस करेंगे तो भी ऐसा ही आंसर आएगा। कैसे? तो कि यहाँ पे फ्रेंड देखो कि ये जो सेल्स है इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि इट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और दिस कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये इसका फॉर्मूला है। जब हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं फ्रेंड, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है? तो कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लॉस्ट। इन नॉर्मल केस में क्या होता है? तो कि कॉस्ट लेस होता है, तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ऑलवेज कौन सी प्राइस से होता है? कॉस्ट प्राइस से। अगर क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस से है तो ओपनिंग स्टॉक भी कौन सी प्राइस से होगा? कॉस्ट प्राइस से। जब भी कोई गुड्स परचेज करते हो फ्रेंड तो वो कौन सी प्राइस से दिखाते हैं? तो कि जितने में परचेज किया वही प्राइस है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस से। डायरेक्ट एक्सपेंस तो कि वो भी कॉस्ट प्राइस से। तो यहां पे देखो कि जब ट्रेडिंग अकाउंट की जब बात करते हैं तो ये एक एलिमेंट के अलावा सब एलिमेंट कौन सी प्राइस से है? कॉस्ट प्राइस से। अभी ध्यान रखना कि जब मैं ये सेल्स का अमाउंट फाइंड करना चाहता हूं तो ये सेल्स का अमाउंट कैसे मिलता है? तो कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो मुझे बैलेंसिंग अमाउंट क्या मिल रहा है? सेल्स। बट सपोज मैं इस साइड से ये प्रॉफिट निकाल दूं, यहां से ये प्रॉफिट निकाल दूं, दोनों साइड से अगर ये प्रॉफिट निकल जाएगा तो बैलेंसिंग अमाउंट क्या रहेगा? तो कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक करता हूं तो बैलेंसिंग अमाउंट क्या मिलेगा? सेल्स मिलेगा, बट कौन सी प्राइस से मिलेगा? कॉस्ट प्राइस से मिलेगा, और वो अमाउंट वहां पे क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पता चला सबको? आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? यस। तो फ्रेंड इस तरीके से वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम फाइंड कर सकते। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस सेकंड फॉर्मूला।
क्लियर? समझ में आया सबको? ओके तो फ्रेंड ये बात हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला की। अब अभी यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है तो कर सकते हो। ये क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आ जाएगा, सीओजीएस इस साइड चला जाएगा। ओके और फ्रेंड ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ साथ हमने एक दूसरा भी फॉर्मूला डिस्कस किया कि टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो ये क्या है? तो कि भाई ओपनिंग स्टॉक जो पड़ा था, इज इट अवेलेबल फॉर सेल? यस। जितना गुड्स आप परचेज करते हो, इज इट अवेलेबल फॉर सेल? यस। जितना आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इज इट ऑल्सो पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द परचेज एक्सपेंस? यस। तो इन तीनों का जो समेशन है फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना फ्रेंड जिसमें तीनों अलग अलग नहीं दिए होंगे, आपको क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दिया होगा तो अपने माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि यहां पे इन तीनों एलिमेंट की जगह पे हम डायरेक्टली ये इनकॉर्पोरेट कर सकते। तो चेक करना पड़ेगा कौन से फॉर्मूला में वो तीनों एलिमेंट है, तो कि यहां पे ही है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये यहां पे आ गया सीओजीएस। तो सीओजीएस का एक और फॉर्मूला बन गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे ही दूसरी कौन सी जगह पे तीन एलिमेंट है, यहां पे है, तो यही वर्ड्स वहां पे भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड ये अलग अलग फॉर्मूलाज में से इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते। तो फ्रेंड ये अलग अलग जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, शेयर किया। और फ्रेंड ये सब फॉर्मूलाज की हेल्प लेके हम कहीं ना कहीं पे सेल्स फाइंड कर सकते हैं, सीओजीएस फाइंड कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर सकते हैं, परचेज फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये अलग अलग अमाउंट हम इसके बेस पे फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो डिस्कस किया फॉर दिस फॉर्मूला, इतने फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है तो लिखना ऊपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो आपको क्या करेंगे एग्जाम में, तो एक जिगजैग पजल जैसा दिया होगा जिसमें आपको परचेज फाइंड करने के लिए बोलेंगे, सेल्स फाइंड करने के लिए बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए बोलेंगे, सीओजीएस भी फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। और ये सब फॉर्मूला की हेल्प लेके, एक या एक से ज्यादा फॉर्मूला की हेल्प लेके वो सब अमाउंट हम फाइंड कर सकते हैं। राइट डाउन ऑल दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज।
चलो कंप्लीट एवरीबॉडी, लिख लिया सब लोगों ने? ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे ये सब फॉर्मूलाज आपने लिख लिया होगा। अभी यहाँ पे वापस आते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ये ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया। अभी ये क्लोजिंग स्टॉक जो है, फ्रेंड ये क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन करना है, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट? क्यों ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ता है? रीजन क्या है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने का? क्या ये क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे नहीं दिखाते तो नहीं चलता? तो कहे नहीं सर नहीं चलता। क्यों? तो कि क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे तो ही हमको एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है, सपोज ये निकाल देता हूं फ्रेंड यहाँ से, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से, तो ये 3 लाख यहाँ से निकल गया, उसके सामने ये 1 लाख यहाँ से निकल गया फ्रेंड। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों अमाउंट निकल जाते हैं, तो हमको यहाँ पे अपरेंटली क्या दिखेगा? तो कि 11 लाख का परचेज है, 12 लाख का सेल्स है, प्रॉफिट कितना दिखेगा? 1 लाख का। इज इट योर एक्चुअल प्रॉफिट? क्या हुआ 1 लाख आपका एक्चुअल प्रॉफिट है? और होगा क्या? तो कि करंट ईयर में अनसोल्ड कितना पड़ा है? 3 लाख। तो परचेज हमने करंट ईयर में दिखाया, बट ये गुड सेल होगा कब? नेक्स्ट ईयर में। और नेक्स्ट ईयर क्या होगा? सपोज हमने दूसरा कोई बिजनेस नहीं किया, ये 3 लाख रुपए का गुड सेल किया दिया 5 लाख में, तो नेक्स्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा? परचेज होगा ही नहीं, खाली सेल्स, और जितना सेल्स है उतना प्रॉफिट। इट शोज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द कंपनी? नो, it not shows the actual picture of the company, and because of that reason under matching concept and accrual concept government has provided कि जो इनकम करंट ईयर का है वो करंट ईयर में दिखाओ। कैसे पता चलेगा? तो कि यहाँ पे जितना आपने इनकम दिखाया है उसके रिलेटेड ही एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट होना चाहिए, बट गलती से हम क्या कर देते हैं? परचेज पूरे का पूरा वहां पे डेबिट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जितना परचेज किया जो अनसोल्ड है एट द एंड ऑफ द ईयर उसको यहाँ पे रिवर्स करो, तो ऑटोमेटिकली आपको एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ द रीजन फ्रेंड वहां पे एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम दिया गया क्लोजिंग स्टॉक कंसेप्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। और जैसे ही यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे फ्रेंड, हमको वहां पे एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा। सो टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, टू फाइंड आउट द एक्चुअल इनकम ऑफ द कंपनी, हियर वी आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी ओवर हियर। तो यहाँ पे मैं 3 लाख लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक का भी वैल्यू लिखूंगा, तो ही मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। और कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट? एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो मिलेगा, बट एक्चुअल इनकम, एक्चुअल प्रॉफिट कब मिलेगा? जब स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तब, एंड स्टॉक को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे तब। बट याद रखो कि जस्ट वैल्यूएशन करना जरूरी नहीं है, एट प्रॉपर प्राइस एंड प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है। अगर गलती से मैंने ये 3 लाख रुपए का स्टॉक जो है 3 लाख का वैल्यूएशन परफेक्ट किया, बट गलती से मैंने दिखा दिया 4 लाख, तो क्या होगा? क्या इज इट शोज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द कंपनी? नो, इट शोज द सॉरी, ये 4 लाख जो दिखाया हमने, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट? फ्रेंड इसका ट्रेडिंग अकाउंट पे क्या इंपैक्ट आएगा? तो कि जैसे ही ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपने 1 लाख से इंक्रीज कर दिया ना फ्रेंड, तुरंत ये प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगा। ये भी आपका ये क्या हो जाएगा? 4 लाख। सो व्हेन यू हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जब आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज किया, आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो व्हेन देयर इज अ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मोर देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इसको टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड। ओवर स्टेटेड का मतलब जब उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे ज्यादा दिखाते तो उसको क्या बोलेंगे? ओवर स्टेटेड। एट दैट टाइम योर प्रॉफिट इज ऑल्सो ओवर स्टेटेड। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आप बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड होगा तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड है तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? अंडर स्टेटेड हो जाएगा। सो वी कैन कंक्लूड ओवर हियर कि देयर इज अ डायरेक्ट और सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। सो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रेंड कि अगर आपने गलती से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया है तो प्रॉफिट भी क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। सो व्हेन द क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड, तो एट दैट टाइम प्रॉफिट इज ऑल्सो ओवर स्टेटेड। तो फ्रेंड ये भी ओवर स्टेटेड होगा। जब क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर स्टेटेड द प्रॉफिट इज ऑल्सो ओवर स्टेटेड। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। ओके, तो ये मिस्टेक आपकी वहां पे नहीं होती। एंड बिकॉज ऑफ द रीजन द क्लोजिंग स्टॉक इज रिक्वायर्ड टू बी वैल्यूड एट प्रॉपर price. So with this motive they have introduced the value of closing stock at proper price to find out the actual income of the company. जैसे यहाँ पे 3 लाख करूंगा तो ये वापस क्या हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। ओके, बट जैसी मिस्टेक हमने क्लोजिंग स्टॉक में की फ्रेंड, क्या वैसी मिस्टेक ओपनिंग स्टॉक में भी हो सकती है? यस, सपोज मैंने गलती से ओपनिंग स्टॉक 1 लाख की जगह पे दिखा दिया 2 लाख। जैसे ये 2 लाख दिखा दिया तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 लाख। तो ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज किया तो प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया।
So when the closing stock is overstated, at that time your profit is अंडरस्टेटेड। तो यहाँ पे जब क्लोज ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आप इंक्रीज करते हो फ्रेंड, उसको ओवरस्टेट किया तो प्रॉफिट क्या हो गया? अंडरस्टेट। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड कर देता हूं तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवरस्टेट। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। सो फ्रेंड याद रखो यहाँ पे कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दी ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे फ्रेंड अगर ओपनिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड है तो उस टाइम पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अंडरस्टेटेड हो जाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवरस्टेटेड। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट फ्रेंड। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? यस। तो फ्रेंड यहाँ पे ये हो गया ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट की। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? एनीबॉडी? ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे हमने बात की फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू फाइंड आउट द एक्चुअल इनकम, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यू आर रिक्वायर्ड टू डू द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। अभी दूसरा फ्रेंड, दूसरी साइड क्या है? तो कि अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत है, अगर क्लोजिंग स्टॉक गलत है तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट गलत होगा। ग्रॉस प्रॉफिट गलत तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड कहां पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपका नेट प्रॉफिट गलत आएगा। अगर नेट प्रॉफिट गलत है तो वो आगे कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट गलत मींस एक जगह पे मिस्टेक किया तो उसके इफेक्ट हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा। अगर इसकी इंपैक्ट हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है तो इट विल इंपैक्ट टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। क्यों? तो कि कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करना है तो किसके बेस पे फाइंड करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अगर ये तीनों स्टेटमेंट ही फेल है या तीनों स्टेटमेंट ही गलत है तो फ्रेंड यहां पे ये तीनों स्टेटमेंट ही अगर गलत है फ्रेंड तो it will not show the actual financial position of the company. So to find out the actual financial position of the company, government has introduced the concept of valuation of inventory. तो उसके with this motive they have also introduced to do the valuation of inventory at proper price. तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव है, to find out the actual income and to find out the actual financial position of the company. You are required to do the valuation of inventory. तो ये दो ऑब्जेक्टिव के साथ ये इंट्रोड्यूस किया गया। अभी फ्रेंड यहाँ पे ध्यान दो कि दो ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए। अभी कोई भी पर्सन आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने आ रहा है तो वो पहले प्रॉफिट देखेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट है, बराबर है। वो आपकी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है, नो प्रॉब्लम। तीसरा वो क्या देखेगा? तो कि तीसरा वो देखेगा एक्चुअल लिक्विड पोजीशन, कि इस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, लिक्विड पोजीशन कैसा है, कि लिक्विड फंड है उनके पास बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। इफ आंसर इज यस तो ये आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। क्यों? तो कि कई बार कोई कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा जा रहा है, बट उसके सामने लिक्विड पोजीशन में लोचा है फ्रेंड, और वहां पे तकलीफ हो जाती है। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, तो लिक्विड पोजीशन में क्या प्रॉब्लम? तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड। जैसे कि मुझे याद है मेरे टाइम पे, हमारे टाइम पे एक कंपनी हुआ करती थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसका नाम है बीपीएल। शायद आपने वर्ड सुना होगा या तो कोई घर पे ऐसा इंस्ट्रूमेंट पड़ा होगा जिसपे बीपीएल वर्ड लिखा है। तो ये बीपीएल इंडिया की नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी। ये कंपनी एकदम से क्यों बंद हो गई? तो कि ये कंपनी एकदम से इसलिए बंद हो गई कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन तो बहुत अच्छी थी, कंपनी पर प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा था, पर कंपनी की लिक्विड पोजीशन अच्छी नहीं थी। क्यों? तो कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया बिल्डिंग में, फैक्ट्री में ब्लॉक हो गया, और जैसे पैसा वहां पे ब्लॉक हो गया, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में रिवोल्यूशन आया कि छोटे टीवी में से एलसीडी में कन्वर्ट होना था, एलईडी में कन्वर्ट होना था, तो उस टाइम पे कंपनी प्रॉपर टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन फ्रेंड उस कंपनी को ये फील्ड छोड़ के जाना पड़ा, इंडिया का बिजनेस छोड़ के जाना पड़ा। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट अच्छा हो वो ऑलवेज बिजनेस अच्छे से कर पाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, और वहां पे लिक्विड पोजीशन चेक करना भी जरूरी है। तो ये लिक्विड पोजीशन कैसे मिलता है? तो पढ़ा है आपने को 12th स्टैंडर्ड में रेशियो एनालिसिस में, करंट रेशियो, और उसमें दो रेशियो आते थे, सॉरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें करंट रेशियो आता था, दूसरा लिक्विड रेशियो आता था। तो करंट रेशियो जो होता था उसका फॉर्मूला था करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो फ्रेंड यहां पे जब करंट असेट की हम बात करते हैं तो करंट असेट में क्या आएगा? तो कि हर एक बिजनेस में करंट असेट में कैश एंड बैंक होगा, दूसरा डेटर्स होगा, एंड तीसरा क्या होगा? स्टॉक होगा। तो हम जो बात कर रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे स्टॉक की बात कर रहे हैं कि अगर लिक्विड पोजीशन में स्टॉक का स्टॉक को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, अगर करंट असेट को इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो स्टॉक भी वहां पे है। अगर वहां पे स्टॉक गलती से मैंने थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे दिखाया या गलत दिखाया, क्या आपकी लिक्विड पोजीशन सही आएगी? नहीं। एंड इसी रीजन के साथ फ्रेंड टू फाइंड आउट द एक्चुअल लिक्विड पोजीशन ऑफ द कंपनी
you are required to do the valuation of inventory at proper price. So friend, इस रीजन के साथ वहां पे इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है. तो 3 ऑब्जेक्टिव है. एक, टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, second to find out the actual financial position of the company, and third to find out the actual liquid position of the company. You are required to do the valuation of inventory. तो ये 3 ऑब्जेक्टिव आपको याद रखने फ्रेंड. पूछेंगे which of the following is objective of inventory valuation. आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो कि एक्चुअल प्रॉफिट, आइदर एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन, आइदर एक्चुअल लिक्विड पोजीशन, तीनों दिया है तो ऑल ऑफ अबव आंसर होना चाहिए. ओके, क्लियर? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, एनीबडी? बोलो. ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है. तो फ्रेंड, आज जो हमने डिस्कस किया इन्वेंटरी का बेसिक सब डिस्कस किया है. नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में जाएंगे, जो फॉर्मूलाज लिखे थे उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे. प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स का कंसेप्ट देखेंगे. तो अलग अलग कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उसी के बेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाएंगे. तो आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. थैंक यू फ्रेंड.